नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राज्ञा डिजिटल क्लासेस में। और मैं हूं अशोक कामिया और फिर पुनः हाजिर हुआ हूं इकोनॉमिक्स का वही सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का वो टॉपिक जो मैंने पार्ट फर्स्ट किया था 5 ईयर प्लान, और अब मैं लेकर के आया हूं 5 ईयर प्लान का सेकंड पार्ट। दोस्तों, पिछला जो पार्ट था अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं और वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, भारत में आर्थिक नियोजन क्या होता है, नियोजन का मतलब क्या है, कहाँ से आया, है ना, रूस से आया था, कौन लेकर के आया, आज़ादी से पहले प्लानिंग से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं थी, हमने तमाम वो बातें अब तक 1 से 12 तक योजनाएं हम कंप्लीट कर चुके हैं। और वर्तमान में एक्शन प्लान लागू हो गया और पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। ये तमाम बातें जो है हमने 5 ईयर प्लान के जो पार्ट फर्स्ट था उसमें देखा था, उसको देखिए। उसके बाद चलो मैं आपको पार्ट सेकंड में कनेक्ट कराता हूं अब, और उसके बाद पार्ट थर्ड और फोर्थ 2 पार्ट और आएंगे, तब जाकर के ये पूरा कंसेप्ट। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको किसी बुक की देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये जो कंटेंट यहाँ पर जो मिल रहा है, इसको और वीडियो को देख करके PDF डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट पैकेज है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले ये देख जाइए। मुझे लगता है 5-7 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से ही आ जाते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए पिछला पार्ट देख करके। सेकंड पार्ट में 5 ईयर प्लान पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स का ये पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, 5 ईयर प्लान को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ संस्थाओं की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए हमारे पास एक योजना आयोग है। मैंने पहले कहा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, और कैसे हुई, कैसी नियोगी की संस्तुति के आधार पर हुई है। इसलिए योजना आयोग का काम क्या होता है? योजना आयोग का काम होता है योजनाओं का निर्माण करना। तो थोड़ा सा आप ये देखिए, हम बात करेंगे एक तो योजना आयोग की। पहली संस्था तो है योजना आयोग 1 नंबर, और दूसरा है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। ये 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी वर्तमान में इस योजना आयोग के स्थान पर आ गया है आपका नीति आयोग। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और कंसेप्ट की बात भी है कि 5 ईयर प्लान को, नेशनल प्लानिंग को, यानी भारत में आर्थिक नियोजन को कौन निर्मित करता है और उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है, ये सब बातें तमाम हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ संस्थाओं के बारे में। अब ये जो योजना आयोग है रिप्लेस हो गया है नीति आयोग से, इसलिए बात एक ही है। पहले योजना आयोग था और उसके स्थान पर अब नीति आयोग हो गया। तो एक तो ये हमें स्टडी करना है कि योजना आयोग क्या होता है, उसकी डिटेल चाहिए हमें। दूसरा नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, और तीसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि जो योजना बनती है, बनाने का काम कौन करता है? योजना आयोग करता है। और इसको हम अभी डायग्राम से मैं समझाऊंगा पूरा आपको आगे स्लाइड में। और उसको अंतिम स्वीकृति देने का काम कौन करती है? अंतिम स्वीकृति, और अंतिम स्वीकृति देने का काम करती है NDC। NDC का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। और योजना का जो निर्माण है उसका काम कौन करेगा? वो करेगा, पहले योजना आयोग करता था और अब नीति आयोग करता है। दोस्तों, साथ में मैं एक और आपको, हालांकि उसका यहां पर इतना इस प्लानिंग के अंदर इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक संस्था है जो यहां जुड़ी हुई है, तो उसकी भी चर्चा आपके साथ करूंगा, जिसका नाम है अंतर्राज्यीय परिषद।
क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसको कहते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, इसकी स्टडी भी हम करेंगे। ये क्या काम करती है? ये दो राज्यों व केंद्र व राज्यों, या तो दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो या केंद्र व दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, और उस विवाद को सुलझाने के लिए ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो सरकार को अपनी सलाह देती है। सरकार को इस विवाद के लिए क्या करती है? सलाह देती है, इसलिए यह सलाहकारी परिषद है। तो इनकी हम पहले चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि जो प्लानिंग कमीशन है, जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, उसकी चर्चा करते हैं पहले। देखिए, प्लानिंग कमीशन इसको बोलते हैं सबसे पहली बात तो ये बताइए कि क्या ये संवैधानिक संस्था है? क्या योजना आयोग, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग है एक संवैधानिक संस्था और एक गैर संवैधानिक संस्था। क्या योजना आयोग संवैधानिक संस्था है? देखिए, अगर इस संस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है तब तो ये संवैधानिक है। अगर संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है तो ये क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई? यह गैर संवैधानिक संस्था है। सबसे बड़ी बात है कि यह गैर संवैधानिक संस्था है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तो फिर इसका गठन कैसे हुआ? इसका गठन हुआ है मंत्री परिषद के विशेष प्रस्ताव द्वारा। मंत्री परिषद के विशेष प्रस्ताव, देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट आ रहे हैं वो हर एग्जाम के अंदर, बहुत सारी एग्जाम के अंदर हर पॉइंट का क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैंने मैटर तैयार किया है, बहुत सारे 10-20 सालों के जितने क्वेश्चन समाहित होते हैं उसके थ्रू फिर कंसेप्ट को साथ में लेकर के, फैक्ट एंड फिगर को लेकर के फिर मैंने इसको बनाया है। इसलिए आप इसको पूरा कंप्लीट देखें, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मंत्री परिषद के विशेष प्रस्ताव द्वारा। और क्या ये सलाहकारी संस्था है? जी, यह एक सलाहकारी संस्था है। ये सलाह देती है सरकार को, और इसको हम कह सकते हैं ये परामर्शदात्री है, परामर्शदात्री संस्था है। ये परामर्श करते हैं सब विशेषज्ञ बैठ करके, इसलिए इसको हम विशेषज्ञ संस्था भी कहते हैं। यह एक विशेषज्ञ संस्था है दोस्तों। और इस योजना आयोग का जो गठन हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? वो हुई थी 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होगा। जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। यहां पर एक उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, और उपाध्यक्ष को है जो कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। जो भी उपाध्यक्ष होगा उसका दर्जा प्राप्त होता है। जो पहला उपाध्यक्ष था योजना आयोग का वो कौन था? वो कौन था? गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? लास्ट का कौन बना? लास्ट का मोंटेक-सिंह अहलूवालिया। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी
2015 में इसका स्थान ले लिया किसने? नीति आयोग ने। तो उससे पहले जो उपाध्यक्ष था वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो योजना आयोग है, इसका प्रमुख जो कार्य होता है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? इसका प्रमुख कार्य है योजना का निर्माण करना। योजना का निर्माण करना, इसको राज्यों में लागू करना और अंत में इसकी समीक्षा करना कि हमने 5 साल में इस योजना से हमने कितना टारगेट हासिल किया, जितना हमारा प्लानिंग के अंदर टारगेट था वो हमने प्राप्त किया या नहीं। ये काम होता है योजना आयोग को। चलो इस योजना आयोग को मैं एक बार आपको स्लाइड पे दिखा देता हूं डिटेल में। देखिए पूरी डिटेल है यहां पर, आप इसको देख लीजिए। क्या? देखिए इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। क्लियर है? स्थापना 15 मार्च 1900। अब किसने सिफारिश की? केसी नियोगी, यानी केसी जो नियोगी था वो 1946 के अंदर केसी जो नियोगी है 1946 के अंदर सलाहकारी योजना परिषद का अध्यक्ष होता था। कौन होता था? केसी नियोगी। और इस केसी नियोगी ने ही क्या किया था? इस केसी नियोगी ने यह सिफारिश की कि भाई आप जो योजना आयोग प्लानिंग की बात कर रहे हो, तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको निर्माण करने के लिए आपको एक योजना आयोग की जरूरत है। और इसकी बात को मानते हुए सरकार ने 15 मार्च 1950 को क्या कर दिया? योजना आयोग का निर्माण कर दिया। तो क्वेश्चन पूछता है किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ? केसी नियोगी, क्योंकि संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है, इसलिए इसने सिफारिश की। दूसरा, मंत्रिमंडल के विशेष प्रस्ताव द्वारा। क्यों? क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए मंत्रिपरिषद के विशेष प्रस्ताव द्वारा ऐसा हुआ। तीसरा है आपका ये गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तीसरा है, देखिए इसको हम सलाहकारी, परामर्शदात्री या विशेषज्ञ संस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये सलाह देती है सरकार को। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसका जो अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री होगा हमेशा। और एक उपाध्यक्ष होता है, इसका एक उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरमैन भी होता है, और वो उसको जो है कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, उसको कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। इसका जो प्रथम उपाध्यक्ष था वो था गुलजारी लाल नंदा इसका प्रथम अध्यक्ष था। और इसका जो अंतिम अध्यक्ष था वो था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इनको आप ध्यान रखिए। अब बात करें वर्तमान की, चूंकि वर्तमान में तो योजना आयोग है ही नहीं, अब योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है उसका नाम है राजीव कुमार, जो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहला और अंतिम, यानी पहला गुलजारी लाल नंदा और अंतिम जो था वो था मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और राजीव कुमार अब जो नीति आयोग बन गया उसका है, चूंकि इसको खत्म हो गया है, इसका रिप्लेस हो गया है नीति आयोग से। तो इस प्रकार यहाँ योजना आयोग की एक एक बात जो मैंने यहाँ पर कंटेंट बनाया है उसको आप डिटेल से पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए,
योजना आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है? निर्माण करना। योजना आयोग का निर्माण करना, यानी निर्माण करना, किसका निर्माण करना? योजनाओं का। कौन सी योजनाओं का? ये 5 ईयर प्लान का निर्माण करता था, करता नहीं है, करता था। अब इस 5 ईयर प्लान का निर्माण कौन करता है? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान के स्थान पर आ गया एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान का निर्माण कौन करेगा? क्योंकि अब जो नेशनल प्लानिंग है हमारी वो 5 ईयर प्लान नहीं है, अब उसके स्थान पर एक्शन प्लान आ गया है। तो एक्शन प्लान का जो निर्माण है वो कौन करेगा? अब करेगा नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 के बाद से एक्शन प्लान लागू हो गया और उसका निर्माण करता है। अपन डिफरेंस भी देखेंगे, योजना आयोग एंड नीति आयोग में डिफरेंस देखेंगे, 5 ईयर प्लान एंड एक्शन प्लान में भी डिफरेंस देखेंगे आगे चल के। दूसरा है संसाधनों का आवंटन करना। देखिए ये जो संसाधन है उनका आवंटन करता है कि कौन से कितना कृषि में कितना डेवलपमेंट चाहिए, उद्योग को कितना देना, सर्विस सेक्टर को कितना देना है, मैन्युफैक्चरिंग को कितना देना है, ये सब डिपेंड करता है, कितना टारगेट रखना है, कितने संसाधन देने हैं। तो ये सब योजना आयोग के काम है। और फिर इसका राज्यों में क्रियान्वयन करना, यानी राज्यों में इसको लागू करने का काम भी कौन करता है? ये योजना आयोग करवाता है। उसके बाद में जैसे ही 5 ईयर मतलब 5 साल पूरे होते हैं तो एंड में इसकी समीक्षा एनालिसिस करता है कि इस योजना में हमने जो टारगेट रखा उनको प्राप्त किया या नहीं किया, ये सब देखना इसका काम होता है। तो ये प्रमुख कार्य है। कार्य से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रमुख कार्य इसका योजना बनाना होता है। देखिए इसके 2 फंक्शन है। पहला तो था पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। यानी एक तो मेन तो हो गया आपका योजना पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान को बनाना, 5 ईयर प्लान जो है उसको बनाए योजना आयोग, और दूसरा जो है राज्यों स्टेट्स को और मंत्रालय डिपार्टमेंट्स को जो है फाइनेंस आवंटन करना है। तो अब ये जो दोनों ही काम है ये नीति आयोग में नहीं रहे, ये चेंज आ गया। फिर हम आगे देखेंगे, क्योंकि नीति आयोग का काम ये नहीं है। नीति आयोग का काम ये नहीं है कि वो वित्त आवंटन करे और योजना बनाए। तो वो क्या करता है, आगे इसका फंक्शन चेंज हो गया, करता यही सब है लेकिन नेचर में चेंज आ गया। तो वो किस तरीके से नेचर में चेंज आया ये हम देख लेंगे। तो ये इसमें थे, लेकिन नीति आयोग में दोनों ही काम नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया भाई? नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग आ गया है। ये फर्क जो है इसके अंदर नीति आयोग की बात, ये हमने पहले योजना आयोग की बात की, अब हम बात करेंगे नीति आयोग की। अब हम बात करने वाले हैं नीति आयोग की। देखिए नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहली बात, हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग। और नीति आयोग को 2 हब में बांटा गया है, 2 हब में बांटा गया। पहला हब है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। पहला क्या था? टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब का काम क्या होता है? देखिए ये है राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय स्थापित करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के मध्य तालमेल और समन्वय बिठाने का काम कौन करेगा? क्योंकि जो योजना बनेगी वो राज्यों में लागू होनी है, और जो मकसद जो केंद्र सरकार का है, जिस योजना को बनाया है, जो प्लानिंग किया है, जिस तरीके से वो डेवलपमेंट देश का कर रहे हैं, अगर राज्यों का तालमेल नहीं रहेगा तो वो जो योजना है वो अच्छा टारगेट नहीं दे पाएगी। इसलिए यहाँ पर एक इस नीति आयोग में नया फंक्शन आया, टीम इंडिया हब। और ये टीम इंडिया हब क्या करता है? ये केंद्र और राज्य के मध्य तालमेल स्थापित करता है। और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब।
और इसका काम ये है कि नीति आयोग को और बेहतर कैसे बनाया जाए और अच्छा काम कैसे करे। तो ये सब जो काम है, नीति आयोग को मजबूत करने का काम, न्यू टेक्नोलॉजी लाने का काम, योजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से राज्यों में लागू करें और उसका रिजल्ट अच्छा आए, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से या और चीज़ों के माध्यम से। तो ये जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, ये 2 हब बना दिए इस नीति आयोग के। तो एक तो नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम करता है और एक केंद्र राज्य के मध्य संबंध बनाने का काम करता है। इस नीति आयोग की बात ये। अब बात आती है गठन की। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हो गया। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हो गया। और किसके स्थान पर आया, ये आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पर रिप्लेस किया गया है, ये उसके स्थान पर आ गया। मुख्यालय इसका दिल्ली है। जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ही इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। तो ये देखिए नीति आयोग की मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है। बच्चों अगर आप इन पॉइंट्स के माध्यम से, तो बुक्स को आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ बुक्स की ज़रूरत नहीं है। इतना मैटर, इतना कंटेंट अच्छा आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है ना। आगे देखते हैं नीति आयोग की बात को। अब देखो कार्य की बात करते हैं कि नीति आयोग का काम क्या होता है। देखिए नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा। पहली बात तो यह है कि जो योजना आयोग होता था, वो योजना बनाता था, वो केंद्र में बनाता था और राज्यों पर थोपी जाती थी, इसलिए उसका जो नेचर था वो टॉप टू बॉटम था। लेकिन नीति आयोग अब क्या है, ग्रामीण स्तर पर भी योजनाओं का निर्माण होता है, एक्शन प्लान बनता है। कौन बनाता है, ग्राम का जो मुखिया होता है, जो सरपंच होता है, वो अब क्या करेगा, अब अपना खुद का एक्शन प्लान बनाता है। देखिए गांव के अंदर कोई भी सरपंच अब 1 जनवरी 2015 के बाद से बिना एक्शन प्लान के कोई काम नहीं होता है। पहले वो 31 मार्च से पहले नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आने वाला है, उसके लिए उसमें क्या काम करना है, सरपंच को कितना काम करना है, कितना डेवलपमेंट करना है, उसके बाद में क्या करेगा वो एक योजना तैयार करेगा, एक्शन प्लान तैयार करेगा। और एक्शन प्लान भी कैसा करेगा, एक्शन प्लान ऐसे करेगा कि 1 साल के अंदर मुझे कितना पैसा किस किस मद के अंदर कैसे कैसे खर्च करना है। इस प्रकार पूरी देश के अंदर सभी गांव के अंदर सभी सरपंच लोग अपनी क्या करेंगे, योजना यानी एक्शन प्लान बनाएंगे और उन्होंने वो वरीयता देंगे कि सबसे पहला काम, सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्च करना है। मान लीजिए सब सरपंच, देश में ये हमें देखने को मिला कि सभी ने पानी की समस्या को लेकर के प्लान बनाए हैं। पानी की टंकी बनाना, सैनिटेशन पे खर्च करना, नालियां बनाना, नहीं पाइपलाइन डालना। तो एक तरह से इन योजनाओं को सरपंच जो होता है पंचायत समिति में जाकर के बीडीओ के पास उपलब्ध करा देता है, उनको ऑनलाइन कर दिया जाता है। और इस ऑनलाइन को नीति आयोग बैठ करके देखता है कि देश के अंदर जो ग्रामीण स्तर पर लोग हैं वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ का डेवलपमेंट चाहते हैं, कौन से ज़्यादा। तो प्रायोरिटी आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर पानी की समस्या है, दूसरा सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर की है, तीसरा किसी और की है, शिक्षा की है। जैसे जैसे आएगा तो उस वरीयता के आधार पर जो नीति आयोग है वो अपना संसाधनों का आवंटन करेगा और उससे सुविधा हो जाएगी। तो इसकी नेचर क्या हुई, इसकी नेचर हुई बॉटम टू टॉप। लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था। अभी हम आगे इसका डिफरेंस देखेंगे। तो ये ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार कराता है। देखिए सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये सरकार का थिंक टैंक है।
सरकार को ये सारे डाटाज उपलब्ध करवाता है, सरकार को ये एक विचार देता है कि किस तरीके से देश का डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से प्लानिंग को बेहतर तरीके से अपनाया जाए। तो इस तरीके से थिंक टैंक का काम करने का काम कौन करता है? ये नीति आयोग करता है। सरकार को नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करेगा। देखिए इसकी अप्रोच देखो, बॉटम टू टॉप। देखिए ये बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच है किसकी? नीति आयोग की। यानी नीचे से योजनाएं बनती है और ऊपर जाती है, यानी सहभागिता के आधार पर बनाई जाती है। योजना आयोग में ऐसा नहीं होता था। देखिए यहां पर एक संचालन परिषद बनाई गई है जहां राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक, जहां पर प्रशासक है वो प्रशासक और उपराज्यपाल है वो उपराज्यपाल। तो ये जो संचालन परिषद का गठन, देखिए योजना आयोग के अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते थे। जब राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते तो योजना आयोग जो प्लानिंग करता था वो उनसे डिस्कस नहीं कर पाता था और राज्य अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते थे, और केंद्र में जो योजना बनाता योजना आयोग वो राज्यों पर थोप दी जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की संचालन परिषद में सदस्य होते हैं। अब सहभागिता के आधार पर योजना बनाई जाती है, क्योंकि नीति आयोग जो योजना बनाएगा वो राज्यों से, यानी मुख्यमंत्री सामने है तो वो पूछ के बताएगा कि राजस्थान में आपके साथ ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम योजना बना रहे हैं, क्या इसका क्रियान्वयन हो सकेगा? तो मुख्यमंत्री बताएगा कि इसका क्रियान्वयन तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो अब जो नीति आयोग जो योजना बनाता है वो राज्यों की सहभागिता के आधार पर बनाता है, और यही एग्जाम का जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। हर बार एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखने वाले हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, वो आगे देखेंगे। अब देखिए उपाध्यक्ष, यहां भी एक उपाध्यक्ष होता है। जिस प्रकार योजना आयोग में उपाध्यक्ष होता था उसी तरीके से यहां भी उपाध्यक्ष होता है। यहां होता, जो प्रथम उपाध्यक्ष था वो था अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसको बनाया गया। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष था। और वर्तमान की बात करें तो इसका उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। राजीव कुमार इसका वर्तमान उपाध्यक्ष है। एक मुख्य कार्यकारी सीईओ होता है। देखिए योजना आयोग में सीईओ नहीं होता था, तो ये जो डिफरेंस देखेंगे वहां पर फिर बातें आएगी। मुख्यमंत्री वहां सदस्य नहीं होता, यहां होता है। वहां सीईओ नहीं होता, वहां यहां होता है ना। तो ये चेंज आएगा। तो मुख्य कार्यकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था, वहां नहीं होता, यहां होता है। प्रथम जो थी सिंधु श्री खुल्लर थी। प्रथम जो इसका सीईओ है वो सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये वर्तमान के अंदर इसका क्या है? सीईओ है। इसलिए दोस्तों ये एक एक पॉइंट वाइज इसको देखना। हमने नीति आयोग को पूरा अच्छे से मैंने तैयार किया है, इसको आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? देखिए ये इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं, जिसमें से मैंने यहां लिख दिया है विवेक देव रॉय, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद पाल। कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं मैक्सिमम 2, और समय के अनुसार इसका निर्धारण सरकार कर देती है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ पदेन सदस्य होते हैं, यानी पदेन का मतलब पद से ही, जिस पद पर जो भी आदमी बैठा है वो हो जाएगा। यानी एक गृह मंत्री होता है, वर्तमान में अमित शाह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और रेल मंत्री पीयूष गोयल। यानी ये लोग जो हैं, ये 5 लोग हैं जो पदेन सदस्य होते हैं।
कुछ इसके विशेष आमंत्रित सदस्य भी रखे गए हैं, जिसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, इंद्रजीत सिंह राव। तो ये भी आप इस नीति आयोग के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते कौन कौन है, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य कौन है, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, देखना है हमें यहां मेजर चीज। देखिए हमने अभी तक क्या देखा, मैंने आपको योजना आयोग की पॉइंट टू पॉइंट बात बताई और नीति आयोग की एक एक पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है, और एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसकी भी बात करनी है। क्या, देखिए योजना आयोग के अंदर राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो सदस्य नहीं थे, ये बात हमने कर ली। और इसलिए जो योजनाएं बनती थी वो पंचवर्षीय योजना बनती थी, वो सहभागिता के आधार पर नहीं बनती थी, क्योंकि राज्यों से पूछा ही नहीं जाता। इसलिए इसकी जो नेचर थी वो टॉप टू बॉटम थी। क्या थी? टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से योजना बनती और राज्यों पर थोप दी जाती, राज्यों पर थोप दी जाती, इसलिए टॉप टू बॉटम नेचर थी। दूसरा, आपने पहले भी देखा कि सीईओ का पद जो है इधर नहीं होता था, और ये जो राज्यों को वित्त आवंटन का कार्य यहां पर होता था। राज्यों को वित्त आवंटन और मंत्रालयों को वित्त आवंटन करने का काम जो है योजना आयोग करता था, लेकिन अब नीति आयोग नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सीईओ का पद यहां नहीं था, वहां है। इधर आपका टॉप टू बॉटम है, तो इधर की नेचर क्या हो जाएगी? बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर, यानी ग्रामीण स्तर पर भी योजनाएं बनती है। यहां योजना आयोग में सहभागिता के आधार पर योजनाएं नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री यहां सदस्य नहीं थे योजना आयोग में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस देखना, और यहीं से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग की बात करें तो यहां राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं। कहां सदस्य होते हैं? एक संचालन परिषद है, संचालन परिषद, उसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री को सदस्य बनाया गया है। अब देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री जब नीति आयोग की संचालन परिषद के सदस्य हैं तो वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, यानी उनकी सहभागिता उनके साथ है। तो जो योजना बनाई जाएगी वो अब राज्यों की सहभागिता के आधार पर बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक्शन प्लान, अब देखिए योजना कौन सी बनेगी? एक्शन प्लान बनेगा, क्योंकि नीति आयोग क्या बनाता है? नीति जो योजना आयोग बनाता था वो बनाता था 5 ईयर प्लान, और जो नीति आयोग बनाता है वो बनाता है एक्शन प्लान, एक्शन प्लान बनाता है। तो जो सहभागिता के आधार पर अब यहां पर बनती है, यहां नहीं बनता था, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री या सदस्य होते, पहली बात। दूसरी इसकी विशेषता देखिए कि एक्शन जो प्लान है वो ग्रामीण स्तर पर भी बनाया जाता है। कौन बनाता है? ग्राम का मुखिया यानी सरपंच बनाता है। अब नीचे से योजना बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी नेचर क्या हो गई? इसकी नेचर हो गई बॉटम टू टॉप, यानी नीचे योजना बन रही है और ऊपर जा रही है। पहले होता था ऊपर से बन के थोप दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। इसलिए एक यहाँ सीईओ का पद नया सर्जित हुआ है। पहले देखा हमने कि सीईओ जो होता था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ योजना आयोग में देखो नहीं है, यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पर वित्त आवंटन का काम था, लेकिन यहाँ पर नीति आयोग वित्त आवंटन का कार्य नहीं करता, ये तो सरकार का थिंक टैंक है, उसके आधार पर काम करता है। तो दो चीजें हमने यहां पर नोट की है एक्शन प्लान की। क्या नोट की? देखिए, एक चीज हमें यह देखना है कि जो योजना आयोग था डिफरेंस, और एक नीति आयोग जो अब आ गया, दो चीज देखो। ये जो योजना बनाता था, कौन? योजना आयोग, उसका नाम क्या था भाई? 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब ये जो नीति आयोग बनाएगा ये क्या बनाएगा? एक्शन प्लान, यही बना रहा है।
नीति आयोग एक्शन प्लान तैयार करता है और योजना आयोग 5 ईयर प्लान तैयार करता है। इसको बंद कर दिया गया और अब इसके स्थान पर एक्शन प्लान आ गया। 12 योजनाओं के बाद में अभी दूसरा एक्शन प्लान चल रहा है, 2017 से 20 और 20 से 23 अभी दूसरा चल रहा है। अब यहां देखो, एक्शन प्लान जो 5 ईयर प्लान बनता था, ये यहां पर राज्यों की सहभागिता थी क्या? यहां सहभागिता नहीं थी। किसकी? राज्यों की, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर सदस्य नहीं होते थे। लेकिन इसकी विशेषता की हम बात करें तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो एक्शन प्लान बनता है वो राज्यों की सहभागिता से बनता है। कौन? एक्शन प्लान। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में आता है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नए क्वेश्चन है। नया ये भी है 5 ईयर स्थान पे एक्शन प्लान। एक्शन प्लान की दो विशेषता, एक तो राज्यों की सहभागिता से बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ सदस्य होते हैं नीति आयोग में, इसलिए सहभागिता होगी। दूसरा जो है, ये जो एक्शन प्लान है ये ग्रामीण स्तर पर भी बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर आप ध्यान रखना, ये लगातार पूछा जा रहा है। यानी ये डिफरेंस की जो ये मूल बात है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो आपसे पूछेंगे कि जो योजना आयोग 5 ईयर प्लान बनाता था वो क्या था? सहभागिता के आधार पर नहीं बनता क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री या सदस्य नहीं होते। और नीति आयोग जो अब 5 ईयर प्लान नहीं बनाता, 1 जनवरी 2015 से वो एक्शन प्लान बनाता है। और एक्शन प्लान की दो विशेषता आपको याद रखनी है कि राज्यों की सहभागिता से बनता है क्योंकि ये राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वहां सदस्य होते हैं। और ग्रामीण स्तर पर बनता है, यानी सरपंच बनाता। बिना एक्शन प्लान के गांव के अंदर कोई काम नहीं होता है। यानी 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम करता है और इधर 15 मार्च 1950 से नीति आयोग काम करता है। तो ये फर्क है, डिफरेंस है नीति आयोग एंड इसमें। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं। हमने योजना आयोग देखा, नीति आयोग देखा, दोनों में डिफरेंस देखा। और राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी बोलते हैं इसको। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 को की गई है। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुई और ये भी मंत्रिमंडल के विशेष प्रस्ताव द्वारा, क्योंकि ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। ये भी संविधानेतर भी कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं गैर संवैधानिक संस्था, क्योंकि संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं किया गया। मंत्रिमंडल के विशेष प्रस्ताव द्वारा ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी का विकास किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। इसका स्थापना हुआ 6 अगस्त 1952 को। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक नियोजन हेतु योजना आयोग केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय वातावरण बनाने हेतु ये काम करता है। एनडीसी कौन करेगा? क्योंकि एनडीसी के जो मेंबर होते हैं वो देखिए, योजना आयोग के सभी सदस्य यहां पर सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसके जो मंत्री होते हैं, मेजर 6 मंत्री, वो भी यहां पर सदस्य होते हैं। और राज्यों के सभी जो मुख्यमंत्री है वो भी यहां पर सदस्य होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या जो प्रशासक है वो भी यहां पर क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी जो संस्था है देश के अंदर कहीं भी नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार लोकसभा में केवल मंत्री बैठते हैं, विधानसभा के में केवल मुख्यमंत्री बैठते हैं, योजना आयोग के सदस्य बैठते हैं, यही तो बैठते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है जो वहां पर उपराज्यपाल प्रशासक बैठते हैं, सब एक साथ नहीं बैठते। लेकिन एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जहां पर ये सभी लोग एक साथ मेंबर होते हैं। इसीलिए के संथानम ने इस एनडीसी को संज्ञा दी और वो क्या दी? सुपर कैबिनेट। और ये किसने कहा? के
संथानम, यानी इससे सुपर कैबिनेट देश के अंदर नहीं है। इसलिए क्योंकि सभी लोग वहां रहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी केंद्र व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, योजना आयोग यानी अब हो गया नीति आयोग, इन सब के मध्य क्या करेगा, समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखते हैं इसका काम क्या होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखो इसके सदस्य देखिए, जैसा मैंने कहा कि योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं वो यहाँ सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक ये यहाँ सदस्य होते हैं, है ना। और इसका जो सेक्रेटरी है योजना आयोग का सचिव ही एनडीसी का सचिव होता है, ये बात ठीक है। अब देखो एनडीसी संघवाद का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसा मैंने कहा कि सभी एक साथ है यहाँ बैठे हैं, तो ये संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। एनडीसी को के संथानम ने किसकी संज्ञा दी है, सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी, के संथानम ने दी है। के संथानम ने इसको, क्योंकि इतने लोग कहीं भी नहीं बैठते। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका काम है वो ये है कि योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती है, यानी योजना को अंतिम स्वीकृति देने का कार्य। देखिए योजना जो है बनाई जाती है नीति आयोग द्वारा, अभी एक्शन प्लान, पहले योजना आयोग 5 ईयर प्लान बनाता था। अब इसको अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा, राष्ट्रपति देगा, या लोकसभा अध्यक्ष देगा, या फिर एनडीसी देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतिम स्वीकृति देने का काम न राष्ट्रपति करता है, न प्रधानमंत्री करता है, न लोकसभा स्पीकर करता है, ये काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। देखिए ये जो 5 ईयर प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं ये इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि यहां पर जो 5 ईयर प्लान है वो पॉलिटी से भी जुड़ जाता है, और आगे हम देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के विषय जो देश की यात्रा करेंगे। जब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 5 ईयर एक एक को लेंगे, ये पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा, तीसरा, आप डिटेल में जब जाएंगे तब देखना आप कि एक यात्रा ऐसी लंबी होगी। ये तो बेसिक पृष्ठभूमि को लेकर के हम घूम रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको मजा आएगा 4 पार्ट देखने के बाद में। चलिए इसको अंतिम स्वीकृति देने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अंतिम स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री जो होता है इस योजना को कहाँ ले जाता है, देखिए योजना आयोग या नीति आयोग उसका निर्माण करता है, फिर वो एनडीसी में आती है, फिर प्रधानमंत्री क्या करता है उसको लोकसभा में ले जाता है। लोकसभा में उस पर वोटिंग नहीं कराई जाती, क्योंकि अगर वोटिंग नेगेटिव हो तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट अध्यक्ष होता है। तो फिर क्यों ले जाता है, केवल सूचनार्थ, केवल सूचनार्थ ये ले जाता है कि हमने भाई इस तरह की योजना बनाई है, और उसके बाद उसका अनुमोदन कर दिया जाता है। अनुमोदन के बाद उसका प्रकाशन किया जाता है, और प्रकाशन के बाद वो एक पत्रिका है योजना पत्रिका, उसके अंदर प्रकाशन इसका कर दिया जाता है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको। अनुमोदन यानी इस प्रधानमंत्री द्वारा क्या होता है, इसको सूचनार्थ, केवल सूचनार्थ लोकसभा में रखा जाता है, और अनुमोदन के पश्चात इसका प्रकाशन कर दिया जाता है। वोटिंग यहाँ पर नहीं कराई जाती है। और प्रकाशन देखो कहाँ कराया जाता है, एक योजना पत्रिका आती है। इस योजना पत्रिका, एक बार क्वेश्चन पूछा है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है। देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, योजना मार्केट में मिलती है, तो उसमें इस सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो यहाँ पर आती है। तो इस प्रकार एनडीसी का महत्वपूर्ण रोल है, अंतिम स्वीकृति देने का काम एनडीसी ही करती है। तो एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इसको पढ़ो और तैयार करो। किताब देखने की आपको जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब देखो एक परिषद में आपको और बताना चाहता हूँ, हालांकि इसका यहाँ पर इतना रोल नहीं है, लेकिन केंद्र राज्यों के मध्य जब कोई विवाद की स्थिति होती है या 2 राज्यों के मध्य विवाद होता है, उस समय इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मैंने, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इस संस्था को भी इधर ही साथ में रख दिया ताकि आपका नॉलेज बूस्ट हो सके।
देखिए स्थापना हुई है 28 मई 1990 को, 28 मई 1990 को, और 1983 के अंदर एक सरकारी आयोग बनाया गया था, इसकी सिफारिश के आधार पर की गई। सरकारिया एक रिटायर्ड जज हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में 1983 में एक सरकारिया आयोग बना और उन्होंने सिफारिश की कि जब भी कोई ऐसी विवाद की स्थिति हो तो उसको सुलटाने के लिए एक अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण किया जाना चाहिए, और उसी सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए 28 मई 1990 को इसकी स्थापना की गई। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो परिषद है ये गैर संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। और ये संवैधानिक जो संस्था है, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो इसकी स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो कौन स्थापना करता है? उसकी स्थापना करता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। इसलिए ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था। अभी हमने देखा योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, ये कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन ये वाली जो संस्था है इंटर स्टेट काउंसिल, ये संवैधानिक संस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये केवल सलाहकारी संस्था है। ये राज्य और केंद्र व राज्य के मध्य या दो राज्यों के मध्य अगर कोई भी विवाद हो, विवाद कानूनी भी हो सकता है, गैर कानूनी भी हो सकता है, लेकिन ये इसका कोई भी डिसीजन मान्य नहीं होता है। ये सरकार को केवल सलाह देती है। जैसे कावेरी जल विवाद, दो राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद है, दोनों राज्य लड़ रहे हैं, तो इंटर स्टेट काउंसिल को ये मामला दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये अपना एक सरकार को डिसीजन देती है, एक सलाह देती है कि आप इतना क्यूसेक पानी इसको तमिलनाडु को दे दीजिए, इतना क्यूसेक पानी इस राज्य को दे दीजिए, और दोनों के अंदर विवाद को हल कीजिए। तो कहने का मतलब ये एक सलाह देती है, और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, चाहे इंटर, सभी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या जहां प्रशासक है वो सदस्य होते हैं। कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ये है आपका इसका उद्देश्य, केंद्र तथा राज्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में उचित सलाह देना, कानूनी हो और चाहे गैर कानूनी हो। यानी प्रमुख कार्य क्या हुआ? केंद्र तथा राज्य दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है तो ये क्या करेगा? सलाह देना। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार को सलाह देने का काम ये इंटर स्टेट काउंसिल करती है। तो दोस्तों इस इंटर स्टेट काउंसिल की कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ रखा, इसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं योजना निर्माण की प्रक्रिया। देखिए पहले जो प्रक्रिया 5 ईयर प्लान चलता था, और अब चलता है आपका एक्शन प्लान। तो ये जो योजना बनती कैसे है ये देखिए आप। योजना का जो निर्माण है वो कौन करता है? नीति आयोग। और पहले कौन करता था? योजना आयोग। लेकिन अब करता है नीति आयोग। योजना का निर्माण हो गया, निर्माण के बाद में ये निर्मित योजना कहाँ चली जाती है? एनडीसी के पास जाती है, अंतिम स्वीकृति के लिए जाती है। यानी इसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? एनडीसी, क्योंकि सभी लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। एनडीसी क्या होती है हमने पढ़ा, योजना आयोग के सदस्य भी रहेंगे, मंत्रिमंडल के भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, सारे रहेंगे। और ये जो स्वीकृत योजना है उसको प्रधानमंत्री लोकसभा पटल पर रखता है। क्यों रखता है भाई? कोई उसकी वोटिंग कराई जाती है? नहीं, वोटिंग नहीं कराई जाती। देखो दोस्तों, ये केवल सूचनार्थ, सूचना देने के लिए रखा जाता है कि हमने इस प्रकार की
योजना का निर्माण किया है। उसके बाद इसका अनुमोदन किया जाता है, अनुमोदन के पश्चात इसका प्रकाशन किया जाता है, और जो प्रकाशन किया जाता है वो किस में किया जाता है, योजना पत्रिका में किया जाता है। और योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। इसको आप देख लीजिए, ये एक सिस्टम है कि योजना का निर्माण होगा पहले, फिर वो एनडीसी के पास जाएगी, फिर उसको प्रधानमंत्री लोकसभा पटल पर रखेगा। केवल सूचनार्थ क्वेश्चन पूछा गया, क्यों रखता है, केवल सूचना रखता है। और उसके पश्चात इसका अनुमोदन कर दिया जाता है, वो बिना वोटिंग के ही अनुमोदन होता है। फिर इसका प्रकाशन होता है। प्रकाशन कहाँ होता है, योजना पत्रिका में होता है। क्वेश्चन पूछा, योजना पत्रिका प्रकाशन कौन करता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है। ये इसका मेथड है कि इसकी प्रक्रिया है, ये भी आप जान लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, नियोजन का उद्देश्य क्या है। जो हम प्लानिंग अपनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है। देखिए, इससे एक तो आर्थिक समृद्धि, अच्छा डेवलपमेंट होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हमारी बढ़ेगी। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, काम होगा, तो इसका मतलब आत्मनिर्भरता भी आएगी, रोजगार भी बढ़ेगा और इक्वलिटी आएगी, और गरीबी निवारण, पावर्टी एलिवेशन होगा, और आधुनिकीकरण भी होगा, मॉडर्नाइजेशन भी इसकी वजह से होगा। तो ये कुछ उद्देश्य हैं नियोजन के। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लेते हैं आपसे। अब देखो, नियोजन के प्रकार। नियोजन दो प्रकार का होता है, एक आदेशात्मक होता है और एक निर्देशात्मक होता है। यानी इंपेरेटिव होता है और इंडिकेटिव होता है। आदेशात्मक के नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये आदेश है, ये आदेश है, यानी ये केंद्रीयकृत व्यवस्था है, इसके अंदर राज्य की भूमिका नहीं होती है। यानी सरकारी संस्थाओं का इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना तक सभी योजनाएं आदेशात्मक योजनाएं थी, इंपेरेटिव थी, क्योंकि वहाँ सरकारी संस्थाओं का पूरा भूमिका थी। सहभागिता के आधार पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। और ऐसी व्यवस्था समाजवादी देशों में होती है, जैसे रूस, चाइना, क्योंकि 91 से पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 85 से 90, तो वहाँ पर क्या था कि उस 90 से पहले जो हमारा जो देश था वो सरकार का जो पार्ट था एक तरह से 90% भूमिका रहती थी, है ना। वो तो 91 के अंदर जब आर्थिक सुधार हुए तब जाकर के हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निजीकरण की तरफ बढ़ी और सरकार की भूमिका कम हुई, है ना। तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ी, नहीं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था 90% थी। अब उल्टा हो गया। तो भारत ने भी 7वीं पंचवर्षीय योजना तक इंपेरेटिव प्लानिंग रही, कहने का मतलब आदेशात्मक रही, केंद्रीकृत रही, राज्यों की भूमिका इसके अंदर कम से कम रही। इधर देखिए, निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है, ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था होता है। इसमें राज्य व सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक व अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। यानी यहाँ पर क्या होती है, सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, तो ये निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी होती है इसके अंदर। यानी प्राइवेटाइजेशन जैसे 91 में आ गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 थी, 90 से 91, 91 से 92, ये दो तो वार्षिक योजनाएं रही। फिर 92 से, अब आगे हम चर्चा करेंगे, 92 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना थी पीवी नरसिम्हा राव के समय। तो ये जो थे विकेंद्रीकृत व्यवस्था, निर्देशात्मक योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना से ही विकेंद्रीकृत चालू हुआ, निजी क्षेत्र की व्यापक भूमिका। नीति आयोग के गठन के बाद जो प्लानिंग है अब तो बहुत ज़्यादा निर्देशात्मक हो गई है, यानी सहभागिता हो गई है। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कहलाती है, देखिए नीचे लिख दिया 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, ये योजनाओं का टर्निंग पॉइंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो योजना है आदेशात्मक से निर्देशात्मक की तरफ घूम गई। आदेशात्मक से निर्देशात्मक, बहुत बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो योजना है आपकी आदेशात्मक से निर्देशात्मक कौन सी योजना में हुई, यानी टर्निंग पॉइंट क्या था, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। जब हम योजनाओं को लेंगे, एक एक योजनाओं को लेंगे, तब जाकर के हमारा
जो है बहुत अच्छे से हमारे समझ में आएगा। देखिए, ये था हमारा पार्ट 2, जो मैंने कुछ संस्थाओं को लेकर के चर्चा की। मैंने आपसे योजना आयोग की चर्चा की, नीति आयोग की बात की, मैंने आपसे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की, मैंने आपसे इंटर स्टेट काउंसिल की बात की, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योजना आयोग एंड नीति आयोग, इसकी चर्चा की। क्या फ़र्क है अब 5 ईयर प्लान और एक्शन प्लान के अंदर, एक्शन प्लान की क्या विशेषता है दो, वो भी मैंने चर्चा की। और डिफरेंस देखा कि 91 से 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो हमारी योजनाएं हुआ करती थी वो आदेशात्मक थी, केंद्रीयकृत थी, इसमें निजी भागीदारी कम थी और राज्यों की यानी सरकारी भागीदारी ज़्यादा थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना से जो है निजी भागीदारी की तरफ हमारा कदम रहा और राज्यों की जो भूमिका है, सरकार की जो भूमिका कम रही। तो ये टर्निंग पॉइंट कहलाती है। और किस तरह से प्रोसेस होता है कि योजना का निर्माण होता है, एनडीसी के पास जाती है, वो अंतिम स्वीकृति देती है, फिर लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री उसको पटल पर रखता है केवल सूचनार्थ, फिर इसका अनुमोदन होता है, प्रकाशन होता है योजना पत्रिका में, और जो जिसको निकालता है सूचना प्रसारण मंत्रालय। कुछ तथ्यात्मक चीज़ें जो मैंने अभी संस्थाओं के बारे में की, तो ये भी जरूरी है। ये था हमारा पार्ट 2 दोस्तों। अब हम हमारे जितनी योजनाएं हैं, जैसे 1 से लेकर के 12 योजनाएं, उन योजनाओं को हम आगे करने वाले हैं कि पार्ट 3 एंड 4, जो 5 ईयर प्लान का पार्ट फर्स्ट हो गया, आज हो गया दूसरा। अब जो आगे प्लान आएगा वो पार्ट 3 में आएगा और पार्ट 4 में आएगा। तो हमारे 1 से लेकर के 12 योजनाएं हम करेंगे। इन योजनाओं की उपलब्धि की बात करेंगे और उपलब्धियों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे मज़ेदार बातें भी, कहानियां, यानी आज़ादी से लेकर के 1951 से लेकर के 2017 तक हमने 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट किया। इस दौरान इस देश के अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या घटा, वो सब हम पार्ट 3 एंड 4 में देखने वाले हैं। यही मैंने आपसे कहा कि जो भी मेरा टॉपिक आता है उसको कंप्लीट और कंटेंट के साथ आप देखिए, वीडियो सुनिए, पूरा कंटेंट देखिए, आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्ज़ाम को इस वीडियो से, इस कंटेंट से आप क्रैक कर सकते हैं। 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए प्रज्ञा कैरियर इंस्टीट्यूट से। ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट हम मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।